हेलो व्यूअर्स। ऑक्युपाइड कश्मीर में रिसेंट टेररिज्म के इंसिडेंट के फौरन बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की थी, उसको यूनिलैटरली सस्पेंड करने का ऐलान किया है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसकी मेजर प्रोविजंस क्या है, ये क्यों साइन हुई और अब पाकिस्तान के पास आगे क्या वे फॉरवर्ड है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लीगली क्या इंडिया यूनिलैटरली इस ट्रीटी को सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकता है। पहले हम देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन क्यों हुई थी। पाकिस्तान एक लो रैपेरियन कंट्री है और जो पाकिस्तान का मेजर रिवर सिस्टम है इंडस, उसके दरिया पाकिस्तान में इंडिया के थ्रू आते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। कश्मीर की तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडस रिवर्स के वाटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है वो इतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान की आज़ादी। जो ब्रिटिश ने जब पार्टीशन किया इंडिया और पाकिस्तान को, तो उसके अंडर उन्होंने पंजाब को भी बंगाल की तरह दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान को मिल गया और ईस्ट पंजाब इंडिया को मिल गया। अब जो इम्पोर्टेंट हेडवर्क्स थे, जिनमें फिरोजपुर और माधोपुर हेडवर्क्स हैं, वो इंडियन पंजाब को दे दिए गए, यानी वो एरिया जो है वो इंडियन पंजाब को दे दिए गए। और ये जो हेडवर्क्स थे, इनकी वजह से वेस्ट पंजाब की तकरीबन 2 मिलियन एकड़ जो ज़मीन थी वो इरीगेट होती थी। फिरोजपुर हेडवर्क जो है वो रिवर सतलुज पे वाक़या है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है, जिसे गंगा सिंह बॉर्डर कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब है ये। जबकि माधोपुर जो हेडवर्क्स हैं वो रिवर रावी के ऊपर वाक़या है। और यहाँ आपको बताते चलें कि बेसिकली हेडवर्क्स का मकसद ये होता है कि पानी को, दरिया के पानी को कैनाल में किस तरह हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो पानी को डाइवर्ट करने की ये एक डिवाइस है, यानी कि जो जिसके पास हेडवर्क्स हैं, जिस मुल्क के पास, वो दूसरे कंट्री को पानी की सप्लाई भी जो है वो कंट्रोल कर सकता है, उसको अपनी तरफ भी डाइवर्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब पार्टीशन हुई तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ था, और उसकी डेट ये थी कि 31 मार्च 1948 तक। स्टैंड स्टिल का मतलब ये था कि जिस तरह पहले दोनों पंजाब के दरमियान जब पार्टीशन से पहले ज़ाहिर वो एक ही सूबे का हिस्सा थी, पानी का फ्लो हो रहा था, वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ये एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, एक्सपायर हुआ 31 मार्च 1948 को, तो इंडिया ने पानी जो पाकिस्तान को आ रहा था फिरोजपुर और मादापुर हेडवर्क से, उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये इंडिया का जो एक्शन था, इसका मकसद पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्रिपल करना था, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन स्टेट है और उस वक्त अर्ली ईयर्स में एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर था। पर पाकिस्तान ने ज़ाहिर इस पर अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू की और वर्ल्ड बैंक के गुड ऑफिस के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 19 सितंबर 1960 को ट्रीटी साइन हुई, जिसको इंडस वाटर्स ट्रीटी कहते हैं। और ये ट्रीटी पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट जनरल अयूब और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने साइन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आएंगे कि इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है उसकी मेजर प्रोविजंस क्या है। इस ट्रीटी का जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया। अगर आप पढ़ना चाहें पूरी ट्रीटी तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि इंडस वाटर्स रिवर सिस्टम जो है उसका पानी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इंडिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट किया जाए। और किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी में जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं दोनों पार्टीज के, वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। अब इंडस रिवर सिस्टम, जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, उसके में 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं जिनको इंडस, झेलम और चिनाब कहते हैं, और 3 ईस्टर्न रिवर हैं, रावी, सतलुज और ब्यास।
ये इन रिवर्स का एक दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाया है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ उसको मैंने हाईलाइट भी किया है रेड एरो से, अगर आप ये देख सकते हैं कि जो ब्यास रिवर है नंबर 5, वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से ज़रा पहले रिवर सतलुज में मर्ज हो जाता है। तो पाकिस्तान में जो पानी आता है वो सतलुज और ब्यास का कंबाइन वाटर जो है वो आता है। तो ब्यास पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर एज सच नहीं होता। तो जहां अब इस इंडस वाटर ट्रीटी ने पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की, तो आर्टिकल 2 ने यह कहा कि जो ईस्टर्न रिवर जो होंगे उनका पानी इंडिया के लिए होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज बाय इंडिया, मतलब इंडिया जितना चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ईस्टर्न रिवर यानी कि ब्यास, सतलुज और रावी। तो हम पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिक यूज कर सकता है और नॉन कंजम्पटिव यूज जो है वो कर सकता है। नॉन कंजम्पटिव यूज का मतलब यह है कि पानी जो है उसकी क्वांटिटी पे, उसकी मिकदार पे कोई असर नहीं पड़ता। डोमेस्टिक यूज की एग्जांपल आप देख लें, जैसे इसमें ड्रिंकिंग है, वॉशिंग है, सैनिटरी इंडस्ट्रियल पर्पसेस है। तो हम पाकिस्तान जो है ईस्टर्न रिवर्स का एग्रीकल्चर यूज भी नहीं कर सकता और ना ही इन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह आर्टिकल 3 के मुताबिक जो वेस्टर्न रिवर्स है उनका अनरिस्ट्रिक्टेड या एक्सक्लूसिव राइट जो है उनके पानी को इस्तेमाल करने का वो पाकिस्तान को मिल गया, यानी कि झेलम, चिनाब और इंडस को। लेकिन पाकिस्तान को जो अनरिस्ट्रिक्टेड राइट मिला है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी ट्रीटी में है। एक तो वही है जो इंडिया के सिलसिले में थी कि डोमेस्टिक और नॉन कंजम्पटिव यूज हो सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान जो के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है और इंडिया के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो ये है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर यूज भी कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स का और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकता है, लेकिन इनका यूज कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम इंडिया को ये ट्रीटी एक्सप्रेसली ये प्रोहिबिट करती है कि वो पानी का स्टोरेज सिस्टम जो है वो वेस्टर्न रिवर पे वो कोई नहीं बना सकता। तो ये बेसिकली ट्रीटी में थोड़ा सा एज जो है वो इंडिया को हाथ से, और उसकी अंडरस्टैंडेबल उसकी रीज़न ये है क्योंकि सर्कमस्टांसिस इस तरह के थे कि पाकिस्तान को ये एक्सेप्शन जो है इस तरह की वो एक्सेप्ट करना पड़े। बहरहाल उसी ट्रीटी के आर्टिकल 6 के अंदर, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में जो केनाल थी उन्हें ईस्टर्न रिवर से फैट होती थी, तो उसको पाकिस्तान ने रिप्लेस करके वेस्टर्न रिवर्स के जरिए से बनाया और उनको लिंक केनाल जो है वो कहते हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में रिवर के फ्लो के बारे में जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर डाटा जो है वो एक्सचेंज करेंगे। और इसके साथ ये भी बताया गया है एग्रीमेंट में कि अगर इंडिया और पाकिस्तान कोई ऐसा इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, कोई ऐसा डैम वगैरह बनाते हैं जिससे दोनों का जो पानी है उस पर कोई असर पड़ेगा, तो एक साइड दूसरी साइड को जो बना रही होगी इस तरह का स्ट्रक्चर, वो दूसरी को नोटिफाई करेगी। इसके अलावा इसमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है। अंडर आर्टिकल 1 एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें से एक कमिश्नर इंडिया से है और एक कमिश्नर पाकिस्तान से। तो इस कमीशन का बुनियादी मकसद ये है कि इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया जाए और बाय लॉ, बाय ट्रीटी ये रिक्वायरमेंट है कि कमीशन की मीटिंग एनुअली होगी, लेकिन ये एनुअली होती नहीं है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक टेंस सिचुएशन रहती है। जहाँ तक डिस्प्यूट सेटलमेंट का ताल्लुक है, अगर दोनों पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाए तो एग्रीमेंट में उसके 3 लेवल बताए हुए हैं। सबसे पहला लेवल तो ये है कि परमानेंट इंडस कमीशन के जरिए से किया जाएगा, जिसकी कंपोजिशन अभी आपको बताई है। अगर वहाँ पे डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो फिर G2G बायलैटरल कंसल्टेशन होगी, यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स की जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में कंसल्टेशन करेंगी। अगर इससे भी मामला हल नहीं होता तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट या आर्बिट्रेशन की तरफ जो है दोनों कंट्री जाएंगे और कोई आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे वो एग्री हों उसको वो बना सकते हैं। अब इसी आर्टिकल को इन्वोक करते हुए डिस्प्यूट सेटलमेंट को, जब इंडिया ने किशन गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया था नीलम रिवर पे, जो कि पाकिस्तान के झेलम रिवर को आज़ाद कश्मीर में जाके मिलता है, और एक रिवर चनाब पे भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किया था, तो पाकिस्तान ने एक आर्बिट्रेशन की तरफ पाकिस्तान इस पर गया था। जहाँ तक अमेंडमेंट का ताल्लुक है तो कोई भी ट्रीटी जो है वो अमेंड हो सकती है, तो उसका प्रोसेस भी दिया गया होता है। तो इसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी भी अमेंड हो सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये म्यूचुअल कंसर्न, दोनों पार्टी अगर एग्री होगी तो फिर अमेंड हो सकती है, और अगर जब तक अमेंड नहीं होगी तो ट्रीटी जो है अपनी करंट फॉर्म में वो रहेगी। और
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अब इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी में कोई सनसेट क्लास नहीं है। सनसेट क्लास का मतलब होता है कि ट्रीटी में एक क्लॉज या एक आर्टिकल होता है जो बताता है कि ट्रीटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये वो ट्रीटी है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की, इसमें कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी कंट्री अपनी इस ट्रीटी को खुद से ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। ना तो इसको सस्पेंड कर सकता है खुद से यूनिलैटरली, और ना ही इसको टर्मिनेट कर सकता है। तो इंडिया ने जो टर्मिनेशन की है वो लीगली जो है, वो इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में अगर देखा जाए और इस ट्रीटी की रोशनी में देखा जाए तो ये गलत है। तो जैसे बताया कि इंडिया का ये जो एक्शन है न्यू दिल्ली का, इट वायलेट्स द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। और दूसरा, इंटरनेशनल लॉ का जो सबसे एक बेसिक प्रिंसिपल है, मोस्ट सेक्रेड प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं पैक्टा सुन सर्वेंडा। पैक्टा सुन सर्वेंडा का मतलब ये है कि ट्रीटीज मस्ट बी ऑनर्ड इन गुड फेथ, यानी कि आप कोई ट्रीटी साइन करते हैं तो हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि उस ट्रीटी को कि जो उस पर जो ऑब्लिगेशंस हैं उस पर उसको ऑब्जर्व करें। अब वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के पास क्या है, यहाँ मैं बताता हूँ कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट का जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है। तो ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, वर्ल्ड बैंक का गारंटर नहीं है। तो इसके लिए पाकिस्तान के पास दो वे फॉरवर्ड हो गए, क्योंकि इंडिया ने तो ऐलान कर दिया। एक तो यह है कि पाकिस्तान जो मेजर जो कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, उनके साथ एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव करे, उन्हें बताए कि इंडिया ने का जो एक्शन है ये एक यूनिलैटरल है, इट्स वायलेटिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और दूसरा, अल्टीमेटली कोई भी ट्रीटी है उसका जो प्रोटेक्शन आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के ऊपर आती है, क्योंकि ये इस तरह का इशू है, वाटर इशू ऐसा है कि इससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है। तो क्योंकि इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द पीपल, तो इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि इसको यूनाइटेड नेशंस में भी इस इशू को लेके जा सकता है, और सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसके बारे में अलर्ट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने व्यूज़ भी मुझे भेजें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।